करेंगे G7 के ऊपर। तो ये G7 क्या है, ग्रुप 7 जो है कंट्री का, वो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। अब भारत का क्या भूमिका है इसमें, अब भारत क्यों इसमें जा रहा है, सम्मिलित क्यों होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। G7 का पूरा जो है हिस्ट्री हम लोग जानेंगे कि G7 में होता क्या है, लोग कैसे कैसे कंट्री हैं उसमें। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखिए G7 एक ग्रुप है 7 देशों का, 7 वो देश जो जिनका जो है अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो पूरे वर्ल्ड का 45% 42 से 45% जो है अर्थव्यवस्था को होल्ड करता है। इसके अलावा इसका पॉपुलेशन वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन माना जाता है। तो G7 में जो है भारत की भूमिका क्या है, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इटली जाते हैं, क्योंकि इसका आयोजन इटली में हो रहा है। तो इटली में जाते हैं और ये इनका जो है पहला दौरा है चुनाव के बाद, 2024 चुनाव के बाद जो है, शपथ ग्रहण के बाद जो है आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के जो है नेतृत्व करते हुए ये फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है इसका दौरा करते हैं। और G7 में क्या क्या बात होगा, क्या क्या होगा, इस पे भी विश्लेषण होगा, सब कुछ होगा, क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इटली जो है क्यों आयोजित कर। देखिए G7 में जो बड़े बड़े महाग्रुप हैं, जो विकसित देश हैं, जो जिनका जो है ट्रिलियन जो है बहुत ज्यादा है, तो उनको जो है इसमें सम्मिलित करके रखा गया है। और ये डिसाइड करते हुए एक जगह बैठते हैं, हर कंट्री का समय जो होता है निर्धारित किया गया है कि G7 में जितने भी कंट्री है तो वो कहां कहां पे बैठक हो गए, हर साल उसी के अनुसार बैठक होती है। तो बैठक में जो है बहुत अहम मुद्दे पे जो है वो चर्चा करते हैं, मतलब वो G7 वो अपने आप को जो पूरा वर्ल्ड का जो है नेतृत्व, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का साजिश रखते हैं। तो उसके बारे में वो वहां पे वो चर्चा करते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा करते हैं, वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं, कई देश के बारे में, हिंद महासागर के बारे में चर्चा करेंगे, अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे, ये यूक्रेन रशिया का वॉर के बारे में चर्चा करेंगे, गाजा के बारे में चर्चा, हर चीज के बारे में वो चर्चा करके जो है एक सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि ये हम लोग जो है बड़े लोग हैं, हम जो है अर्थव्यवस्था, बड़े अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं, और हम जो बोल रहे हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो बैठते हैं। तो फिर भारत कहां से आ गया, भारत कौन सा बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत कौन सा डेवलप्ड कंट्री है, भारत कौन सा विकसित देश है। तो भारत को रखा जाता है, भारत का नजरिया जो होता है, एक जिस तरह का जो भारत का वर्ल्ड को देखने का नजरिया है, जिस तरह से जो अगले 10 साल में, जिस तरह से पिछले 10 साल में जो है भारत उभर के एक बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में आया है, इसका ट्रिलियन जो है 4 ट्रिलियन के करीब इसका इकोनॉमी हो गया, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत मतलब कंट्रोलिंग पावर है हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में। तो इस तरह से जो है इसलिए भारत को जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का रोल, और भारत को इसलिए जो है नेतृत्व किया जाता है। बोला जाता है कि 7 बार जो है इटली आयोजित किया है, इसमें 11 बार भारत अभी तक जा चुका है, इस सम्मेलन में भाग ले चुका है, लेकिन हालांकि सदस्य नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में वो बैठता है। इसके अलावा क्या है कि इटली का जो है कौन सा जगह, इटली जो है मेडिटेरियन सी, आप जगह देखते होंगे, मेडिटेरियन सी से क्या कनेक्टेड है, मेडिटेरियन सी के अंदर जो है इटली जो है देश बना है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं कहीं यूरोपियन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इटली जो है, इटली का जो जगह है वहां पे जो जहां हो रहा है उसको पुगलिया बोलते हैं, पुगलिया जगह है इटली में, जो कि मेडिटेरियन सी में आता है। यहाँ बहुत अच्छा वार्म क्लाइमेट रहता है। और इटली में जो है इसका क्लाइमेट के वजह से जो क्या है ना कि यहाँ पे जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है अंगूर की खेती होती है। तो ये जो है बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और लोग यहाँ जो है ये जो झील है, हिल है, जो जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ, ये हिल जो है, हिल्स जो है इटली का एक बेहतरीन हिल्स है, जहां पे ये सम्मेलन G7 का सम्मेलन हो रहा है। तो अब G सम्मेलन में किन किन मुद्दों जो है बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठाया जाएगा, जिसके बारे में जो है 7 देश बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए 1973 में जो है 5 कंट्री जो है इसको जो है यहाँ के विदेश मंत्री जो है एक जगह बैठते हैं, बैठने के बाद उनका डिसाइड होता है कि हम लोग जो है एक G7 जैसा कंट्री बनाएंगे। तो G7 में जो 5 मेंबर थे 1973 में, वो थे USA, ब्रिटेन, फिर उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस, जापान और फिर जर्मनी थे। इसके बाद जो है 1975 में पहला बैठक होता है जिसमें जर्मनी का 6ठा नाम ऐड होता है।
तो छठा ऐड होता है छठा, सॉरी नॉट जर्मनी, इटली। छठा जो है इटली के रूप में जो है पहली बैठक में उसको फिर से सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा 1976 में जो है G7 का ग्रुप का गठन होता है और कनाडा ऐड हो जाता है इसमें। और 1998 में जो है रसिया ऐड होता है और G8 बन जाता है। लेकिन रसिया और यूक्रेन के वार को चलते देखते हुए जो है ये G7 कंट्री डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है रसिया को आउट कर देते हैं और G7 को बरकरार रखते हैं। और इसी तरह से जो है रसिया को जो है G7 के सदस्यता से हटा दिया जाता है। और G7 का सदस्य हटा जाता है, रसिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रसिया तो हमेशा बोलता है जिसके साथ वार करना है, जहां करना है, हमेशा हम तैयार हैं। और उसके रशिया का इतने बड़ी इकोनॉमी, इतने पावर है, इतने पावरफुल कंट्री है कि वो बैठ के भी 10 साल 20 साल 40 साल तक वो बोलता है कि हमको लड़ाई लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का अर्थव्यवस्था है रशिया। तो रशिया को जो है पूरी तरह से जो है G7 कंट्री जो नकारते हैं। अब बैठक में क्या क्या भाग हो सकता है, क्या क्या हिस्सा लिया जा सकता है, बैठक जो होगा उसमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया जा सकता है। तो बैठक के समय जो होगा सबसे पहले तो बात किया जाएगा रसिया और यूक्रेन के वार के बारे में। रसिया यूक्रेन के बारे में, रसिया तो अपने स्टैंड पे खड़ा है कि वो यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। तो इस पे जो है यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री है, ये 7 देश कंट्री हैं, वो जो है यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा है। और कहा जाता है कि $50 बिलियन का समझौता होगा कि कैसे दिया जाए यूक्रेन को, उनको रिकवर कैसे किया जाए, बम मतलब आर्टिलरी ये सब कैसे सप्लाई किया जाए। तो उसके बारे में चर्चा होगा, पैसा देने के बारे में चर्चा होगा, इसके बारे में हमेशा मतलब 100% चर्चा होगा। इसके अलावा गाजा में जो है इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो हमास जो है बाइडेन पहले ही बोल चुके हैं युद्ध विराम की घोषणा करवाने के लिए कि आप लोग जो है युद्ध को रोकिए। और गाजा जो इजराइल को लोगों को पकड़ कर रखा है, गाजा उसको छोड़ो, उसके बदले में जो है गाजा को कंपनसेशन दिया जाएगा। गाजा में जितने ज्यादा कैजुअलिटी हुई, जितने ज्यादा तोड़फोड़ मचा, मतलब गाजा में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, सभी के लिए कंपनसेशन गाजा को दिया जाएगा। इस तरह से जो है उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में जो है चर्चा होगा माइग्रेशन के ऊपर। माइग्रेशन के ऊपर क्या होगा, देखिए अफ्रीकन कंट्री क्या होता है ना, अफ्रीकन कंट्री जो है बहुत आसानी से है इटली चले जाते हैं मेडिटेरियन सी क्रॉस करके। और तो इटली में जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है माइग्रेशन का। तो इटली ने कहीं ना कहीं जो है इस चीज को उठाएगा कि हम जो है माइग्रेशन को रोकेंगे और यदि हम लोग अफ्रीका के लोगों को जो है वहीं पे जो है व्यवस्था देंगे तो शायद वो इटली ना पाए, और या इटली के सहारे जो है वो वेस्टर्न यूरोप में ना चले जाएंगे। क्योंकि यूरोप इसलिए ज्यादा इटली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूरोप का बाउंड्री जो है इटली के साथ लगता है, जो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा, माइग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो है तेल पे डिपेंडेंसी, जैसे तेल और गैस जो होता है, रशिया जो है क्या करता है, गैस पे रशिया की डिपेंडेंसी है लोगों, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का, यूरोप का, तो उसको खत्म करके अफ्रीकन देश पे कंसंट्रेशन करने की बात कह रहे हैं कि हम लोग जो है अफ्रीकन कंट्री को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और तेल और गैस जो है कोशिश करेंगे अफ्रीकन कंट्री से लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हिंद महासागर में जब चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, चाइना जिस तरह से छोटे छोटे देशों को अपने हाथ में लेते जा रहा है, उस पर जो है कंट्रोल करता जा रहा है, उसके इकोनॉमी को बर्बाद करते जा रहा है और चाइना घुसता जा रहा है, तो हिंद महासागर में जो है ये एक बहुत बड़ा चर्चा होगा जो कि पूरे देश के लिए जो है G7 कंट्री के लिए, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ये चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा जो है जापान का एरिया, जहां जो है चाइना बहुत ज्यादा जापान को परेशान करते रहता, उस एरिया को जो है चाइना जो है अपना मानता है, अपना समझता है साउथ चाइना सी को। तो इस तरह से जो है उसके बारे में भी चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि जो है ये भी जापान जो है इसका मुद्दा उठाएगा। फिर कहीं ना कहीं जो है चाइना को जो दिक्कत होता है, फ्रांस जो है, इटली जो है, ये सब जो बड़े बड़े नेशन है, उनको जो है चाइना से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में वो भी चर्चा, इसका 100% जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज 2030 तक जो है जो बोला गया था कि हम लोग 40 से 42% जो है क्लाइमेट जो है में जो उत्सर्जन जो हो रहा है कोल से, जो बिजली उत्पन्न करते हैं, तो कोल से जो निकल रहे हैं पॉल्यूशन और वो पूरे क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहा है, तो उसमें हम लोग कमी लाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग
नॉन फॉसिल फ्यूल पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन हालांकि जो है अभी तक जो है जितना जिस तरह से रफ्तार चल रहा है, बोला जाता है कि वो 30% तक ही, अभी 32-33% तक ही उसका अचीव कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये होता तो नहीं दिख रहा है कि 42% 2030 तक हो जाएगा, लेकिन एक अनुमान है कि कोशिश तो किया जा सकता है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़े पैमाने पे जो है जो कोयला से जो बन रहे हैं बिजली ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो ईंधन जो पेट्रोल और डीजल का यूज हो रहा है, रैकलेसली यूज हो रहा है गाड़ी में, व्हीकल्स में, तो उसको भी कम करने की जगह और उसका वर्जन इलेक्ट्रिक वेहिकल लाने की बात चल रहा है, ताकि जो है एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इस पे ही बात होगा। अफ्रीका के कंट्री के ऊपर बात होगा। तो ये सब जो है मुद्दा बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, जिसपे जो है कहीं ना कहीं जो है G7 में 13 से लेकर 15 जून तक जो बैठक हो रही है, 2024 का बैठक हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है इसका जो है जिक्र किया जाएगा, इस पे जो है चर्चा किया जाएगा। और ये 50वां बैठक है G7 का, और G7 का 50वां बैठक के साथ जो है एक महत्वपूर्ण बात यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा क्या है ना, भारत जो है, भारत की क्यों क्या भूमिका है, भारत तो सदस्य नहीं है। तो भारत का भूमिका यह है कि देखिए, भारत का जो है लगभग 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया, जो कि जो बड़े बड़े देश है, कनाडा, इटली, फ्रांस, ये यूके, ये सब वो कंट्री है जिनका भी अर्थव्यवस्था जो है लगभग इतना के आसपास है और उससे नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि भारत जो है उसका जो भारत का विजन है, भारत का यहाँ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी समिट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए भारत को जो है बुलाया गया है। दूसरा बात क्या है, क्या कि ये भारत जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहता है, और हमेशा जो है प्रेरित करता है कि क्लाइमेट को जो है किसी तरह कंट्रोल किया जाएगा। बढ़ते जो पॉल्यूशन है, बढ़ते हीट वेव है, भारत में इसका बहुत ज्यादा इस बार हीट वेव का जो है जो प्रचंड जिस तरह से गर्मी का चल रहा था, उससे जो है भारत भी कहीं ना कहीं जो है त्रस्त है, और इससे जो है कंट्रोल करने के लिए जो है भारत की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भारत आने वाले देश, विकसित देश हो रहा है, इसको एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत है, और भारत जो है एनर्जी के लिए जो है बहुत ज्यादा कोल से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बोलते 60% टू 66% के आसपास जो है कोल से भारत में जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको कम करने की बात होगी। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत का जो है बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिंद महासागर जो है भारत के नाम पे है, और भारत जो है इसके सेंटर पॉइंट में, जो हिंद महासागर का सेंटर पॉइंट पे भारत स्थित है, और भारत एक ऐसा देश है, ऐसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश बनते जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे ये सब देखेंगे क्या, और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।